हेलो एवरीवन, अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी कात्यायनी का अगला भाग। वंशिका के कमरे में बाथरूम में आईने पर खून से लिखा था, तुम खूनी हो। उसकी चीख सुनकर सिया जाग गई थी। कुछ देर बाद वहाँ देविका और कात्यायनी भी आ चुके थे। वंशिका परेशान सी बिस्तर के किनारे पर बैठी हुई थी। उसने कहा, किसने किया होगा ऐसा घटिया मजाक? देविका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी सा, देवर सा और ये गए हैं ना सीसीटीवी की फुटेज चेक करने। अभी पता चल जाएगा। हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। दोनों वापस आए। फुटेज में किसी के भी कमरे में आने जाने के कोई निशान नहीं थे। रुद्राक्ष ने कहा, अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन जल्दी ही पता चल जाएगा। इस दौरान बाहरी कोई भी इंसान नहीं आया है। घर में काम करने वाले लोगों में से ही कोई होगा। कमरे में आते वक्त कात्यायनी ने कहा, हुकुम सा, आपने जो कैमरे लगा रखे हैं उसमें शायद कैप्चर हुआ हो। दोनों सेक्रेट रूम में आए और सारी फुटेज देखने लगे। आखिर में जिस इंसान का चेहरा उनके सामने आया उसे देख दोनों ही हैरान थे। रुद्राक्ष ने कहा, हम उनसे कल बात करेंगे, फिलहाल आपको सो जाना चाहिए। इधर आराधना अभय की गर्दन में बाहें डाले खड़ी थी। उसने कहा, हम आपको गलत समझ रहे थे अब तक। आपको हमें रिझाना आता है? अभय ने उसके गाल को उंगली से सहलाते हुए कहा, यह आपकी गलतफहमी है कि हम रोमांटिक नहीं हैं। आराधना उसके होठों की तरफ बढ़ी तो अभय ने उसके होठों पर उंगली रख दी। इतनी जल्दी क्या है? हमें आपको कुछ दिखाना है। उसने किनारे रखा ब्लैक शर्ट उठाकर पहन लिया और उसका हाथ पकड़ कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर में दोनों बेसमेंट में खड़े थे। आराधना ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अभय ने किनारे रखा एक पैकेट उठाकर उसके हाथ में रखते हुए कहा, जाकर चेंज कर लीजिए। आराधना ने निकाल कर देखा। उसमें ब्लैक कलर का लोअर और टी शर्ट था। आराधना उसके करीब आकर धीरे से बोली, आपको अगर मैचिंग कपड़े पहनने थे तो कहना चाहिए था। उसके लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अभय ने धीरे से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, हम एक खास एक्सरसाइज करने वाले हैं। चेंज करने के लिए कमरा उस तरफ है। आराधना मुस्कुराई, आई एम लाइकिंग योर वे ऑफ रोमांस। वह वहाँ बने रूम में चली गई। इधर शिवानी थोड़ी देर बाद आकर बिस्तर पर बैठी और अनिकेत की आंखों से पट्टी हटाते हुए बोली, कैसे लग रहे हैं हम? अनिकेत ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उसने लाल रंग का एक बहुत ही खूबसूरत नाइट गाउन पहन रखा था। उसने बैठने के लिए अपना हाथ हिलाया, तब उसे ध्यान आया उसके हाथ तो बंधे हुए थे। उसने शिवानी को देखते हुए कहा, हमारे हाथ तो खोलो। शिवानी मुस्कुराई और बहुत ही अदा के साथ बिस्तर के आसपास घूमते हुए बोली, अगर हाथ खोलना ही होता तो हम बांधते क्यों? अनिकेत समझ गया वो उसे परेशान करना चाहती है। उसने कहा, इसी तरह चलती रही तो थक जाएंगी। आराम से आकर बिस्तर पर बैठ जाएं। शिवानी उसके पास बैठी और अपनी उंगलियां उसके गालों और गर्दन पर घुमाते हुए बोली, आपने बताया नहीं, कैसी लग रहे हैं हम? अनिकेत ने कहा, हम ये आपके कानों में कहना चाहते हैं। सुना तो होगा, दीवारों के भी कान होते हैं। शिवानी अपने कान उसके मुंह के पास ले आई, लेकिन तभी अनिकेत ने अपने पैरों का इस्तेमाल कर उसे बिस्तर पर लिटाते हुए उसके ऊपर आ गया। वह बोला, नो डाउट, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। तभी कुछ टूटने की आवाज आई। अनिकेत ने अपने हाथ में बंधी पट्टी तोड़ दी थी। अब उसके हाथ आजाद हो चुके थे। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, आपकी चाहते किसी और दिन पूरी करेंगे, आज हम अपनी चाहते पूरी कर लेते हैं। शिवानी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, यह चीटिंग है। अनिकेत ने मुस्कुराकर कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सुना तो होगा। उसने गुस्से से मुंह फेर लिया तो अनिकेत ने आगे बढ़कर उसके गाल को चूम लिया। वह बोली, खबरदार हमें हाथ लगाया तो। अनिकेत ने किनारे रखे फ्लावर वॉश से गुलाब का एक फूल निकाल लिया। आप कह रही हैं तो हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन देखते हैं कब तक आप खुद को हमें हाथ लगाने से रोक पाती हैं। वह फूल उसके चेहरे पर घुमाने लगा। पहले तो शिवानी उसे गुस्से से आंखें दिखाने लगी,
लेकिन जल्दी ही उसका गुस्सा हंसी में बदल गया। इधर थोड़ी ही देर में आराधना ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लैक लोअर पहन कर आई। उसने अपने बालों को जूड़े में बांध रखा था। वह दीवार पर एक हाथ टिकाकर खड़ी हो गई और बोली, कैसे लग रहे हैं हम? आपके सामने पहली बार ऐसे कपड़े पहने हैं। अभय ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, लेकिन यह खूबसूरती हमारा ध्यान नहीं भटका सकती। उसने किनारे रखे स्टैंड से एक तलवार उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। आराधना ने उसे पकड़ते हुए पूछा, आप तलवार क्यों दे रहे हैं हमें? वह मुस्कुराया, हम देखना चाहते हैं कि हमारी पत्नी सच में कितनी माहिर है। क्यों ना हम दोनों में दो दो हाथ हो जाए। आराधना ने नाराजगी से उसे देखा और कहा, हमारा इस तरीके से थकने का कोई मन नहीं है। अभय उसकी बात सुन हंस दिया, अगर आप सच में हमें छूना चाहती हैं तो हमें पहले हराना होगा। अब ये मुकाबला मंजूर है। आराधना ने म्यान से तलवार निकाली और उसकी तरफ बढ़ गई। अगर चोट आ जाए तो हमें मत कहिएगा, क्योंकि आज हम आपको हराने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। अभय ने अपनी तलवार को म्यान से निकाली और उसे देख मुस्कुराया। आराधना ने सीधे उसके ऊपर प्रहार कर दिया। वह लगातार उस पर अपनी तलवार से प्रहार किए जा रही थी। अभय उसे रोक रहा था। तभी दोनों एक दूसरे के साथ तलवार टिकाए हुए खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तो हमें एक खरोच भी नहीं आई है। आराधना ने आंखें छोटी करते हुए कहा, अभी हमने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कहाँ की है? वह पीछे हट गई। अभय ने अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, हम यह देखना चाहते हैं कि आपके भाई साहब ने आपको कितना ताकतवर बनाया है। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट सुनाई दी। दोनों ने उस तरफ देखा। सागर गौरी का हाथ पकड़े नीचे आया था। उसे वो जगह दिखाना चाहता था जहां वो कल से उसे लड़ना सिखाने वाला था। उसने दोनों के हाथ में तलवार देखा, फिर मन में बोला, हमारे भेजे मेल का असर है शायद। उसने पूछा, आप दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ क्या, जिसे निपटाने के लिए तलवार ही उठा ली? अभय ने उसे आंखें छोटी कर देखते हुए कहा, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ये हमारे रोमांस करने का तरीका है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गौरी ने कहा, सागर कल से हमें लड़ना सिखाना चाहते हैं, उसी के लिए इस जगह को दिखाने आए थे। हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा हॉल बना है, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। सागर ने उसे किनारे रखे चेयर पर बिठाते हुए कहा, अब आए हैं तो इनकी पूरी प्रतियोगिता देख कर जाते हैं। हम भी देखना चाहेंगे भाई साहब और भाभी साहब में कौन ज्यादा ताकतवर है। हमने सुना है भाभी साहब कात्यायनी भाभी साहब से ज्यादा अच्छी तलवारबाजी जानती हैं। शिवानी दी को हम में से कोई नहीं हरा पाया था, लेकिन कात्यायनी भाभी साहब ने उन्हें भी हरा दिया था। फिर अपने चेहरे को लटकाते हुए बोला, आपको हारते हुए देखकर हमें बुरा तो बहुत लगेगा भाई साहब, लेकिन फिर भी हम बैठकर देखने के लिए तैयार हैं। आराधना उसे देख मुस्कुराई। तलवारबाजी की प्रतियोगिता आपके साथ भी करना चाहेंगे हम। सुना हमने आपने हमारे पीछे आदमी लगा रखे थे। फिर गुस्से से बोली, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना अपनी बहन और अपनी भाभी के पीछे ऐसे गुंडे भेजते हुए? गौरी हैरान हो उसे देखने लगी। इसका मतलब जिन गुंडों की वो बात कर रही थी उसे सागर ने ही भेजा था। सागर हल्का सा हंसा, भाभी साहब हमें पता था वो आपको एक उंगली भी नहीं लगा पाएंगे, इसलिए तो भेजा था। फिर हमें लगा इतने वक्त से आपने किसी से लड़ाई नहीं की है, आपका भी मन कर रहा होगा किसी से लड़ाई करने का। हमें उन लोगों ने बताया, उन्होंने आपको जरा सा भी उकसाया नहीं था, फिर भी आपने उन्हें जमकर पीटा। आप तो उनकी सफाई सुनने के मूड में भी नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं भाई साहब का गुस्सा आपने उन बेचारों पर उतार दिया? आराधना टेढ़े तरीके से मुस्कुराई। लड़ाई तो हम आपसे भी करना चाहते हैं देवर साहब, पहले इनसे निपट ले, फिर आपको भी देखेंगे। सागर सोचते हुए बोला, आपको लगता है भाई साहब से लड़ने के बाद आपके अंदर इतनी ताकत होगी कि हमसे मुकाबला कर सके? आप उन्हें कमजोर मत समझिएगा। आराधना ने अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, आपने हमें आज तक लड़ते हुए नहीं देखा है देवर साहब। दोनों ने फिर से तलवारबाजी शुरू कर दी। इस बार अभय भी आराधना पर प्रहार कर रहा था। दोनों में कांटे की टक्कर थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर में जीतेगा कौन। गौरी जहां आंखें फाड़े दोनों को देख रही थी, वहीं सागर दिलचस्पी से। करीब 1 घंटे तक एक दूसरे से लड़ने के बाद दोनों थोड़ी दूर पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े हो गए। दोनों ही हाँफ रहे थे।
लेकिन हार कोई भी मानना नहीं चाहता था। आराधना ने अपने हाथ तलवार पर कस दिए। उसने मन में कहा, वह भी थक चुके हैं, अब बस फाइनल अटैक, और ये खेल हमारे हक में होगा। वह कदम बढ़ाने ही वाली थी जब अभय ने अपनी शर्ट की 2 बटन खोल ली। पसीने से उसका शरीर चमक रहा था। आराधना की आंखों के सामने कुछ वक्त पहले का कमरे का वो नजारा घूमने लगा जब उसने अभय को बिना शर्ट के देखा था। उसने अपना चेहरा झटका। वहीं ये देखकर अभय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ बढ़े। लेकिन ये क्या? अभय ने बड़ी आसानी से आराधना के हाथ से तलवार नीचे गिरा दी थी और उसे घुमाकर अपनी बाहों में भर लिया था। वह तलवार उसके गर्दन के पास रखते हुए बोला, हार गई आप। आराधना ने गुस्से से उसे देखा। धोखा किया है आपने हमारे साथ। अभय ने उसके कान के पास अपने होठ ले जाते हुए पूछा। लेकिन हमने किया क्या है? ये तो आप हैं जिनका ध्यान कहीं और चला गया। आराधना ने तलवार किनारे की और उसके सामने खड़े हो बोली, आपने ध्यान भटकाया। वह पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सागर अब तक बेयकीनी से दोनों को देख रहा था। आराधना के जाते ही उसने ताली बजाते हुए कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा भाई साहब, आपने भाभी साहब को हरा दिया। अभय ने दोनों तलवार म्यान में डाल स्टैंड में रखते हुए कहा, तुम्हें भी अब कमरे में जाना चाहिए। हर्षिता जाग गई तो वहां किसी को ना पाकर परेशान हो जाएगी। वह आराधना के पीछे चला गया। सागर हंसने लगा तो गौरी ने पूछा, अब आप क्यों हंस रहे हैं? सागर ने उसे कमर से पकड़ खुद के करीब करते हुए कहा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, भाई साहब ने कितना बड़ा धोखा किया है। गौरी ने सोचते हुए कहा, उन्होंने कोई धोखा नहीं किया। सागर ने उसका चेहरा हथेलियों में भरते हुए कहा, आप समझ नहीं रही। बहुत जल्द हम आपको समझा देंगे। हमें कमरे में चलना चाहिए। अनिकेत और शिवानी के कमरे में। शिवानी नाराजगी से अनिकेत की तरफ अपनी पीठ करके लेटी हुई थी। अनिकेत ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने बेरहमी से झटक दिया। अनिकेत ने पूछा, ऐसा भी क्या कर दिया जो आप इतनी नाराज हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी भी मर्जी शामिल थी। शिवानी उसकी तरफ पलटकर बोली, किसी बच्चे को मिठाई दिखाकर उसे मिठाई ना खाने देना कितना बड़ा अपराध है, आपको पता है? आपने कहा था आज सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी, लेकिन आपने अपनी चलाई। अनिकेत ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, चलिए हम माफ़ी मांगते हैं। इसके बदले 1 हफ्ते तक हम सिर्फ आपकी बात मानेंगे। आपकी पसंद के कपड़े पहनेंगे, आपकी पसंद का खाना खाएंगे। आप कहीं घूमने जाना चाहेंगी तो हम वहाँ भी जाएंगे। शिवानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वादा रहा? अनिकेत ने उसके हाथ में अपना हाथ रखा और फिर उसे बाहों में भरते हुए कहा, आप हमसे नाराज होती हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इधर अभय कमरे में आया। आराधना उसे देखते हुए सीधे बाथरूम में घुस गई। उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर से आराधना की आवाज आई। नहीं। अभय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से बंद था। वह तुरंत अपने कबर्ड से एक चाबी लेकर आया और दरवाजे में डाल उसे खोल दिया। सामने कमर पर हाथ रखे आराधना उसे घूर रही थी। उसने कहा, प्राइवेसी नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है आप में। यहाँ भी अकेले नहीं छोड़ रहे हैं। अभय उसके पास आते हुए बोला, हमें लगा थक गई होंगी, हम मदद कर दें? आराधना ने उसे बाहर निकाल कर चाबी दरवाजे से निकाल दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वह कपड़े बदल कर आई और सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने कहा, खबरदार, हमें हाथ लगाने के बारे में सोचा भी तो। अभय बाथरूम में गया और कपड़े बदल कर आया। इस बार फिर उसने शर्ट नहीं पहनी थी। आराधना ने उसे एक नज़र देखा और आंखें बंद करते हुए मन में कहा, बिल्कुल भी नहीं पिघलना है आराधना। अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर इनके सामने हार माननी पड़ेगी। उसने कंबल अपने सिर पर डाल दिया। अभय ने मन में कहा, लगता है कोई असर नहीं होने वाला। वह टी शर्ट पहनकर उसके बगल में लेट गया। अगले दिन सुबह सुबह हर्षिता गार्डन में इधर उधर दौड़ रही थी और गौरी उसे खिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी किसी ने आकर उसे गोद में उठा लिया। सामने बादल काका खड़े थे। गौरी ने पूछा, बादल काका आप यहाँ? उन्होंने पूछा, कैसी हैं आप कुंवरी साहब? यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? गौरी ने नाम सिर हिला दिया, हम बिल्कुल ठीक हैं। तभी जयदेव जी ने आते हुए कहा, बहुत वक्त के बाद घर आ रहे हो बादल? गौरी ने हैरानी से उन्हें देखा। उन्होंने जवाब दिया, बादल हमारा छोटा भाई है और आपके काका ससुर। गौरी ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया।
गौरी ने पूछा। आपने कभी इस बारे में हमें बताया नहीं? पीछे से सागर ने आते हुए कहा। हमारी शादी के वक्त बादल काका काम से बाहर गए थे, इसलिए आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। तभी राघव अंदर से दौड़ते हुए आया और उनके गले लगते हुए बोला, बाबा, हमने आपको बहुत याद किया, सबसे ज्यादा। बादल काका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपनी पढ़ाई पर तो अच्छे से ध्यान दे रहे हैं ना? राघव ने अपनी शर्ट की कॉलर ऊंची करते हुए कहा, आप हमारे रिजल्ट देख लीजिए, बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हैं। सब मुस्कुरा दिए और अंदर चले गए। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था। बाहर से कोई छिपकर उनकी तस्वीरें ले रहा था। उस आदमी ने अपने कैमरे को देखते हुए कहा, यह तस्वीरें साहब को बहुत पसंद आएंगी। वह चला गया। रुद्राक्ष ऑफिस में अपनी केबिन में बैठा था। तभी समर अंदर आया। आपने हमें बुलाया हुकुम साहब? रुद्राक्ष ने सामने बैठने का इशारा करते हुए कहा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है समर। उसके बैठने के बाद एक टैबलेट खोलकर उसने उसके सामने कर दिया। उसमें एक वीडियो प्ले हुआ जिसमें वह एक कमरे में जाता हुआ दिख रहा था। रुद्राक्ष ने पूछा, क्यों किया आपने ऐसा? समर मुस्कुराया, कारण आप बेहतर जानते होंगे, फिर भी बता देते हैं। कुछ दिन पहले हमें कविता की डायरी मिली। उसमें लिखा था, कविता ने वंशिका राठौर को उसके पति के करतूत के बारे में बहुत पहले ही बताने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसी का नतीजा था कि प्रताप इतना आगे बढ़ा। हमारी बहन की गुनहगार वो भी हैं। रुद्राक्ष ने उसे देखते हुए कहा, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं समर, लेकिन गलती फिर भी प्रताप की थी। वंशिका राठौर ने अपने बच्चों के भविष्य के खातिर इस बात को नज़रअंदाज किया होगा। समर बोला, हुकुम साहब, भेड़िया भेड़ की खाल पहनने से भेड़ नहीं बन जाता। वंशिका राठौर भी सिर्फ नाटक कर रही है। एक बार उन्हें मौका मिलेगा तो आपकी पीठ में छुरा घोंपने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा, आप उन सबको अपने करीब रख क्यों रहे हैं? आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है। रुद्राक्ष ने उसे देखते हुए कहा, आपकी नाराजगी और बेरुखी समझते हैं, लेकिन आप भी तो समझें, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते। अगर कोई इंसान बदलने की कोशिश कर रहा हो तो हमें उसका साथ देना चाहिए। समर खड़ा होते हुए बोला, आप भी वही गलती कर रहे हैं जो कभी आपके दादा सा ने की थी, गलत इंसान को मौका देकर। हम आपसे फिर से कहेंगे, उनसे दूर रहें और ख़ासकर हुक्मरानी सा को उनसे दूर रखें। वो माँ बनने वाली हैं और इस वक्त पहले से कमज़ोर हैं। वह खड़ा होकर वापस चला गया। रुद्राक्ष ना चाहते हुए भी उसकी बातों के बारे में सोचने लगा। इधर से खावत हवेली में ज्योति घर के रसोइये पर गुस्सा कर रही थी। तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता, ढंग से खाना तक नहीं बना पाते। रसोइये ने कहा, छोटी मालकिन, आपने जो कहा था वह हमने बनाया था। ज्योति ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अब बहस करोगे तुम हमसे? कादम्बनी जी ने आते हुए कहा, के हुआ बिंदनी, गुस्सा क्यों कर रही है? ज्योति ने कहा, सब कामचोर है मासा, जब खाने में स्वाद ही नहीं होगा तो खाने का मन कैसे करेगा? हम सोच रहे हैं कल ही नई रसोइयों को काम पर रख लें। कादम्बनी जी ने कहा, ये सब इस घर में सालों से काम कर रहे हैं, आज तक कभी कोई शिकायत का मौका न मिला है, और पेट में जाने वाला खाना एक भरोसेमंद इंसान के हाथों से ही बनना चाहिए। ज्योति ने उन्हें देखते हुए कहा, आपने इस घर की बागडोर हमारे हाथों में दी थी, अब हम फैसले ही नहीं ले सकते तो घर की चाबियां कमर में लटका कर घूमने का क्या फायदा? वह अपने कमरे में चली गई। रसोई ने कहा, मालकिन, हमने भोजन ठीक ही बनाया था, आप चाहें तो चख कर देख लें। कादम्बिनी जी ने कहा, हमें भरोसा है, किसी और बात से परेशान होंगी बेदनी। कादम्बिनी जी उसके कमरे में आई तो सारा कमरा बिखरा पड़ा था। उन्होंने पूछा, कोई परेशानी है क्या बिंदनी? ज्योति ने कहा, दिन भर घर में रहकर परेशान हो चुके हैं हम मासा, क्या हम ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकते? उन्होंने कहा, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्योति ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, वंश से हम बात कर लेंगे। वंश इस बात के लिए मान गया। शिवम को विष्णु से गौरी की शादी के बारे में खबर मिली। उसने मुक्का टेबल पर मारते हुए कहा, हमें जेल भेजकर वह खुद नई जिंदगी शुरू कर रही है। हम यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई साहब, हमें गौरी की बर्बादी चाहिए।
विष्णु ने कहा। फिलहाल यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचो, शायद उसके बाद हम कात्यायनी से भी बदला ले सके। शिवम मुस्कुराया। 3 साल की सजा मिली है हमें, जिसमें से 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है। आप कोई अच्छा वकील कीजिए, पैसों का इंतज़ाम हम करवा देंगे। उसके बाद हम उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन लेंगे, हर्षिता। विष्णु फिर कौशल्या जी से मिलने गया। जब उन्हें लाया गया तो विष्णु को देखते ही बोली, मालिक, आपको याद आ गई हमारी? हमें तो लगा था वृंदा के पास से वापस आने का कोई इरादा नहीं है आपका। फिर अपनी बाईं तरफ देख बोली, वृंदा, हमने कहा था तुझसे हम मालिक को छीन कर रहेंगे और तेरी और उस कात्यायनी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। विष्णु उन्हें देखते हुए बोला, मासा, हम हैं विष्णु। उसने हाथ बढ़ाया तो कौशल्या जी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, हमें हाथ लगाने के बारे में सोचिएगा भी नहीं मालिक। वो हक आप तभी खो चुके हैं जब आपने इस वृंदा को हाथ लगाया था। उन्होंने तेज नजरों से अपनी बाईं तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं था। विष्णु ने साथ आई पुलिस वाली से पूछा, कब से इनकी ये हालत है? वो बोली, हर कैदी की जानकारी नहीं रखती मैं। उसने कौशल्या जी को देखते हुए कहा, मासा, आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ही आपको यहाँ से निकाल लेंगे। सब कात्यायनी की वजह से हुआ है। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे कात्यायनी, हमारे पूरे परिवार की खुशियाँ छीनने के लिए। अनिकेत नाश्ते के लिए बैठा था। उसके सामने एक गिलास में करेले का जूस था। उसने बगल में खड़ी शिवानी को देखा। सच में आप चाहती हैं हम ये पिए? शिवानी उसके बगल में बैठी और बोली, आपने वादा किया था, हम जो कहेंगे आप खाएंगे। हम ये आपकी सेहत के लिए कर रहे हैं। इससे आपको कभी डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं होगी। अनिकेत ने ग्लास को देखते हुए कहा, हमारे पूरे खानदान में किसी को डायबिटीज नहीं है। हमें होने के चांसेस बहुत कम हैं। शिवानी ने ग्लास उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, 0% तो नहीं है ना? उसने जबरदस्ती उसके मुंह से ग्लास लगा दिया। जैसे ही वो खत्म हुआ, वह मुस्कुरा दी, लेकिन तभी अनिकेत ने खड़े हो अपने होठ उसके होठों से लगा दिया। कुछ देर में जब वह अलग हुआ तो शिवानी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, आपने मेरा मुंह कड़वा कर दिया। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोला, हमें कोई बीमारी नहीं हो, इस बात का आप ख्याल रख रही हैं तो हमारा भी फर्ज है कि अपनी पत्नी का ख्याल रखें। अब से आप जो बनाएं हम दोनों के लिए ही बनाएं। हम साथ मिलकर खाएंगे, यही वचन तो लिया था शादी में। शिवानी ने तिरछी नजरों से उसे देखा और मन में बोली, ये तो हमारी हर चालाकी को फेल कर देते हैं। कुछ और सोचना पड़ेगा। अनिकेत कमरे में रेडी होने आया तो वहां उसके कपड़ों की जगह नए कपड़े रखे थे, लाल, पीले, गुलाबी रंग के शर्ट। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये किसका काम है। उसने सारे शर्ट को निकालकर देखते हुए कहा, अगर ये पहन कर गए तो सब क्या सोचेंगे। उसने 1-2 गहरी सांस ली, फिर रॉयल ब्लू कलर की शर्ट उठा बोला, यही पहन लेते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, लेट भी हो रहे हैं। वो तैयार हो नीचे आया तो शिवानी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप मेरी पसंद के कपड़ों में कितने हैंडसम लग रहे हैं। अनिकेत ने मन में कहा, बस इंतज़ार कीजिए, इसका बदला हम लेंगे जरूर। फिर मुस्कुराकर बोला, हम चलते हैं, आज तो आप घर से काम कर रही हैं, अपना ख्याल रखिएगा, शाम में मिलते हैं। अगले दिन जब शिवानी अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगी तो अलमारी में उसे सिर्फ राजस्थानी लहंगा नजर आया, वो भी चटक रंग में, लाल, गुलाबी, नीला, नारंगी। वह किसी को आवाज देने ही वाली थी जब दरवाजा खुला और सामने मुस्कुराता हुआ अनिकेत खड़ा था। शिवानी ने नाराजगी से कहा, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हमारे कपड़े वापस कीजिए। अनिकेत उसके पीछे खड़े होते हुए बोला, इतने सुंदर कपड़े तो हैं, आप इनमें बहुत फूटरी लगेंगी। ऐसा कीजिए, आप ये स्काई ब्लू कलर का लहंगा पहन लीजिए, हम भी इसी रंग की शर्ट पहनेंगे, दोनों एक जैसे दिखेंगे। शिवानी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली तो वो बोला, चलिए आज हम तैयार कर देते हैं आपको मिसेज रावत। वह उसे उठाकर क्लोजेट में ले गया। कुछ देर में दोनों तैयार थे। शिवानी बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रही थी। अनिकेत ने उसे भारी गहने भी पहनाए थे। जैसे ही वो कदम बढ़ाती
उसके पैरों की बाजेब आवाज करने लगती। उसने कहा, हम शादी में नहीं मीटिंग में जा रहे हैं। अनिकेत ने उसका बैग उठाया और साथ में उसे भी, और बाहर जाते हुए बोला, आज आप ऐसे ही जाएंगी ऑफिस? शिवानी उसे उतारने को कहती रह गई। शिवानी उसे उतारने को कहती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिर में दोनों ऑफिस की बिल्डिंग के सामने थे। शिवानी बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन अनिकेत उसे जबरदस्ती उठा कर ले गया। सागर उसे देखते ही हंसने लगा तो शिवानी ने उसे आंखें दिखाई। वह उनके पीछे आते हुए बोला, जीजा साहब, शादी के बाद आपने हमारी दीदी को बदल दिया है। यहाँ सब पहली बार उन्हें ऐसे कपड़ों में देखेंगे। अनिकेत ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारा प्यार है सागर। सब मीटिंग में शिवानी को ही देख रहे थे। वह जरा भी हाथ या पैर हिलाती तो चूड़ियां खनकने या पाजेब के छनकने की आवाज आने लगती। उसने आंखें बंद किया, फिर खोल सबको देख बोली, हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सब काम पे ध्यान दें। सागर यह सुनते ही हंसने लगा। शिवानी ने धमकी भरी नजरों से उसे देखा। वह चुप हो गया। गौरी ने कहा, दीदी, जीजा सा की पसंद बहुत अच्छी है, आप इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हैं। शिवानी मुस्कुराई और बोली, कभी कभी हमें यकीन नहीं होता, ऐसे खुराफाती इंसान को आपकी जैसी पत्नी कैसे मिल गई। सागर ने कहा, पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, आपकी तरह पाप नहीं किया होगा। मीटिंग खत्म होते ही सागर आगे आ गई और शिवानी उसके पीछे मारने के लिए दौड़ रही थी। वहीं गौरी ये देख हंस रही थी। तभी उसे एक मैसेज याद आया, जिसमें लिखा था, जिस परिवार का सदस्य बन आप खुद को खुशनसीब समझ रही हैं, वो परिवार आपसे बहुत बड़ा सच छुपा रहा है। आपकी जिंदगी में आए दुख का कारण यही परिवार है। मुझ पर यकीन नहीं तो खुद पता कीजिए। गौरी ने मन में कहा, किसने भेजा होगा ये मैसेज? हमें नहीं लगता ये परिवार कुछ भी गलत कर सकता है। किसने भेजा होगा ये मैसेज? हमें नहीं लगता ये परिवार कुछ भी गलत कर सकता है। वो सब हमारी खुशियों का पूरा ख्याल रखते हैं। जेल में विनायक चंद्र प्रभा जी से मिलने आया था। उन्होंने कहा, विनायक, राठौर हवेली की कोई भी खबर चाहिए हो तो वहाँ काम कर रहे बादल से कहना, वो हमारा आदमी है। विनायक उनकी बात सुन हंसने लगा। हमें यकीन नहीं हो रहा, आपको उसकी पहचान नहीं पता? चंद्रप्रभा जी ने पूछा। कहना क्या चाहते हो? विनायक ने मुस्कुराते हुए कहा, बादल सिंह वफादार है, लेकिन आपका नहीं चंद्रप्रभा राठौर। आपके इस हार का बहुत बड़ा श्रेय उसे ही जाता है। उसने अपनी जेब से कुछ निकाल सामने रख दिया, जिसे देख चंद्रप्रभा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या रुद्राक्ष समर की बात मानेगा? किसने भेजा गौरी को मैसेज? ऐसा क्या दिखाया विनायक ने चंद्रप्रभा जी को? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।